हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 के एग्जाम्पल। हमने थियरिटिकल पोर्शन ख़त्म कर दिया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग जो हमने फार्मूला देखे थे, जो फार्मूला आए थे, तो उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके पहले हम फार्मूला क्लियर कर लेते हैं, कौन से फार्मूला हमने पूरे चैप्टर में देखे। तो फर्स्ट जो वर्क का फार्मूला था, W इज इक्वल टू एफ एस, यानी एफ इंटू एस, एफ यानी फोर्स, एस इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आया था काइनेटिक एनर्जी, यानी कि E इज इक्वल टू 1/2 mv², m यानी मास और v यानी वेलोसिटी, ओके। और उसके बाद हमने एक इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला देखा था। ये कब हम अप्लाई कर सकते हैं? जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। बट कुछ एग्जाम्पल में मान लो कि कोई इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, तो तब जाके कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो 1/2 m ब्रैकेट में v² माइनस u², ये वाली फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कि जब आपका u यहाँ पर क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो तब जाके ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा था? तो उसके बाद था पोटेंशियल एनर्जी, तो EP इज इक्वल टू mgh, ठीक है। फिर हमने देखा पावर की फॉर्मूला, P इज इक्वल टू W या फिर E/T, ठीक है। या फिर आप इसी के अकॉर्डिंग E को सब्जेक्टिंग बनाओगे तो क्या बन जाएगा? P इंटू T बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमने फॉर्मूला देखे थे पूरे चैप्टर में। अब हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले तो जो स्टेटमेंट हमें दिए हैं वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, और उसमें कौन सी वैल्यू बोली है और क्या फाइंड करना है। फिर फाइंड करने को जो बोला है उसकी फॉर्मूला क्या होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हमें 5 न्यूटन क्या बोला है? फोर्स। तो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन and the object is displaced through 2 meter in the direction of the force। तो ये हमें 2 मीटर क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू 2 मीटर बोल दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड दी वर्क। तो ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई एक ब्लॉक या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और उसके थ्रू जो डिस्प्लेस हुआ वो कितना हुआ? 2 मीटर जितना। तो अब फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। वर्क की फॉर्मूला क्या होती है? वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। तो F की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है, S की वैल्यू 2 मीटर है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 10 जूल, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड में क्या बोला है कि अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg। तो लगेज का जो मास है वो कितना है? 15 kg, ठीक है। तो M इज इक्वल टू 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हीज हेड। और वो डिस्टेंस कितना है? 1.5, यानी कि ग्राउंड से लेकर उसके हेड पर जो रखा है, तो उस सरफेस, ग्राउंड की सरफेस से लेकर उस हेड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5। यानी कि यहाँ पर हमें 1.5 क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट। उसने लगेज को कितना डिस्प्लेस किया? तो 1.5 मीटर जितना। फिर इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो अब वर्क डन कितना हो रहा है उसके थ्रू उस लगेज पर, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास देखो, डायरेक्ट हमें वर्क फाइंड करना है, यानी कि फॉर्मूला तो यही आएगी, बट हमें फोर्स दिया नहीं है। बट क्या क्या दिया है? मास ओनली फॉर दे दिया है, ठीक है, और एक S दे दिया है। तो अब इसकी वजह से हमें फोर्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। बट यहाँ पर ये वेट W इज इक्वल टू mg लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लगेज है, तो लगेज का फोर्स जो होगा उतना, लगेज का जो वेट होगा उतना उसके हेड पे फोर्स लगता होगा, ठीक है। तो वही फोर्स हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से W इज इक्वल टू यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? mg, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है। तो यहाँ पर हमें G की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, और G की वैल्यू क्या ले लेंगे?
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 1.5। तो ये 1.5 है तो उसे हम 15/10 करेंगे तो 0 0 कट हो जाएगा। तो 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। ठीक है, तो ये वर्क हो जाएगा 225 जूल। ओके, तो आपको यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू पता होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी वैल्यू दी है और कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 15 kg, यानी कि हमें m मिल गया। फिर क्या बोला है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी दी है और मूविंग वेलोसिटी कितनी है v = 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमें याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बट कौन सा अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक ही हमें वेलोसिटी दी है तो वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो 1/2 mv², हमें इक्के फाइंड करना है, तो इक्के = 1/2 mv², m की जगह 15 और v² है तो ये 4 हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 कट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 120 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k = 120 जूल। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 11.4। तो एग्जाम्पल में क्या कहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आर टू 60 किलोमीटर पर आर इफ मास ऑफ द कार इज 1500 kg। कितना बोला है 1500 kg। तो अब यहां पर हमें वर्क कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि W फाइंड करना है। बट ये वर्क किस तरह से हो रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ना, यानी कि उसकी कुछ स्पीड है और वो स्पीड में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उस या फिर उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, और वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी है तो अब कौन सी एनर्जी यूज हो रही होगी या फिर कौन सी एनर्जी उसके अंदर आ रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वर्क फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही यहाँ पर वर्क डन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 वैल्यू है, एक तो मास दे दिया है कार का 1500 kg, फिर u हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आर, यानी कि हमें किलोमीटर पर आर में दिया है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 30 × 1000/3600। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे हमने क्या किया मीटर पर सेकंड में, तो ये आपको पता ही है कि किलोमीटर का 1000 मीटर होता है और आर का क्या हो जाएगा 1 आर का 3600। ठीक है, तो अब इसी के थ्रू आंसर क्या मिलेगा हमें 25/3। आप आगे भी पॉइंट में लिख सकते हैं बट इसे इजी रखने के लिए, इजी करने के लिए मैंने 25/3 रखा है। ठीक है, अब इसी तरह v का भी आप देख सकते हैं, v = 60 किलोमीटर पर आर है तो उसका भी आंसर क्या आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारी जो वैल्यू थी उसके बारे में बात हो गई। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 वेलोसिटी दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये सेकेंड वाला काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो वो कौन सा होगा 1/2 mv² - u²। अभी भी हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, जो आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, पढ़ चुके हैं कि a² - b² का क्या होता है a - b और a + b, जो फैक्टराइजेशन में आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो a² - b² तो उसका क्या होगा a - b a + b। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं v² - u² है तो उसका हम क्या कर सकते हैं v - u v + u, क्योंकि ये हम यहाँ पर ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि कुछ वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो वो वैल्यू बढ़े ना और इजी हो जाए, इसकी वजह से हम इसे स्प्लिट कर देंगे। तो 1/2 m v - u v + u। अब हम उसकी सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो वैल्यूज कौन सी है, तो m = 1500, v = 50/3 था, u = 25/3। तो एक बार बीच में माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कट करें तो क्या हो जाएगा
25 3 सा 75 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 500, ओके। फिर ये 2 कट होकर यहाँ पर आ जाएगा 250, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बचा, 250 इंटू 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो आंसर क्या आएगा 1,05,625 जूल, ठीक है। तो इतनी हमारी क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ओके। और हमारा जो वर्क डन होगा ये ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर व्हीकल के थ्रू, कार के थ्रू, तो वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी जितना, तो वो मिलेगा 1,56,250 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में अलग से यानी कि दिया है, पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड की है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है, बाद में आपको फाइनल जो वी की काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो फाइंड किया, और बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया है, ठीक है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और ये शायद आपको ये शॉर्ट ट्रिक ये समझ में अच्छे से आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 11.5। तो फाइंड द एनर्जी ऑफ पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, हमें मास दे दिया है 10 kg, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितने हाइट पर है वो 6 मीटर, यानी कि एच हमें दे दिया है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें बोल दी है 9.8, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, इसके थ्रू कितनी एनर्जी पॉसेस होगी या फिर कितनी एनर्जी इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, कुछ हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो EP इज इक्वल टू mgh, तो m की वैल्यू हमारे पास 10 है, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, और h की वैल्यू दे दी है 6, तो आंसर क्या आएगा 588 जूल, ठीक है। ये भी इजी था। और अब देखते हैं नेक्स्ट 11.6। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joule, यानी कि हमें पहले से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बोल दी है कितनी 480 जूल। तो EP इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 480 जूल। मास हमें दे दिया है 12 kg, ठीक है। फाइंड क्या करना है, H फाइंड करना है, देख सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें H फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, EP इज इक्वल टू mgh। EP क्या आ जाएगा 480, M हमें दे दिया है, G भी है, तो H हमें फाइंड करना है, तो उससे सब्जेक्टिंग बना देंगे, वो वही सिंबल रखेंगे। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 अपॉन 120, तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 11.7 क्या बोला है कि 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, हमें 2 गर्ल्स यहाँ पर बताए, उन दोनों का जो वेट है वो कितना बोला है 400 न्यूटन बोला है। क्लाइम अप अ रोप, वो रोप को क्लाइम कर रही है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी दे दी है 8 मीटर हमें बताई हुई है, ठीक है। वी नेम वन ऑफ गर्ल, एक गर्ल का नाम A रखा है और दूसरे गर्ल का नाम B रखा है, ठीक है। अब इसमें जो गर्ल A उस रोप को क्लाइम करने के लिए कितना टाइम लगा रही है 20 सेकेंड, और जो B गर्ल है उतना ही रोप क्लाइम करने के लिए वो टाइम लगा रही है 50 सेकेंड, ठीक है। तो अब इनके थ्रू कितना पावर एक्सपेंड होगा वो हमें ईच गर्ल के लिए फाइंड करना है, यानी कि गर्ल ए ने कितना पावर एक्सपेंड किया है और गर्ल बी ने। तो बात करते हैं फर्स्ट फॉर गर्ल ए के लिए, तो हमें कौन सी वैल्यू दे दी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें वेट बोला है W, तो W इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल में हम पढ़ के आए हैं
W इज इक्वल टू एम जी, जो कितना है 400 न्यूटन। H हमें दे दिया है 8 मीटर, टाइम दिया है गले का 20 सेकेंड, तो पावर मिल जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो वर्क हो रहा है या फिर जो एनर्जी उन गल के अंदर स्टोर हो रही है वो कौन सी होगी, तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, ठीक है। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उनका वर्क हो रहा है। तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या फिर यूं बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें जो वर्क है वहां पर क्या रखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही है, बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट W बताया नहीं है, डायरेक्ट वर्क की वैल्यू दी नहीं है, बट कौन से फॉर्म में दी है हमें, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसमें हमें उन गल का वेट बताया है और वो कितना क्लाइंब कर रहे हैं उसकी हाइट बताई है। तो वेट यानी mg की जगह पूरा क्या आ जाएगा 400, हाइट की जगह कितनी वैल्यू आएगी 8, और टाइम वो कितना लगा रही है 20, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 160 वॉट, ठीक है। अब इसी तरह 4 गल बी के लिए, तो उसका भी सेम वेट है, सेम हाइट यानी रोप की, ठीक है। टाइम उसने कितना लगाया, तो 50 सेकेंड। तो अब फाइन पावर मिल जाएगा, तो mgh अपॉन टी, W की जगह क्या रखना पड़ेगा mgh, तो वो क्या आएगा 400, mg की जगह क्या आएगा 400, h की जगह 8, और टाइम कितना लगाया 50 सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 64 वॉट, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसने ज़्यादा टाइम लिया है उसका जो पावर है वो काम करने की, वो वर्क करने की, वो क्या है कम है, और जिसने कम लगाया है उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 11.8। तो अ बॉय ऑफ मास 50 kg एंड रन अप अ स्टेयरकेस, तो कोई सीढ़ियाँ वो चढ़ रहा है और वो स्टेयरकेस के स्टेप कितने हैं 45 स्टेप है, और वो कितने टाइम में कवर कर रहा है 9 सेकेंड में, ओके। तो हमारे पास टाइम है 9 सेकेंड, मास बॉय का दे दिया है 50 kg, जी की वैल्यू रखनी पड़ेगी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें जी की वैल्यू बोल दी है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हीज पावर, पावर हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो अब देखो हमें हाइट है ना वो डायरेक्ट दे दी नहीं, ओनली फॉर बता दिया है कि जो स्टेयरकेस है वो चढ़ रहा है वो बॉय, ठीक है। और पर्टिकुलर एक स्टेयरकेस यानी कि यहाँ पर दिया है इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये पर्टिकुलर एक एक स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टेयरकेस है, तो 45 स्टेप है उसके, सॉरी कितने स्टेप है उसके 45 स्टेप, और एक स्टेप की कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है 15, तो हमें क्या करना पड़ेगा 45 की लेंथ फाइंड करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 15, ठीक है। तो वो कितना आएगा सेंटीमीटर में 675 सेंटीमीटर। तो अब इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 6.75 मीटर, ओके। अब यहाँ पर भी इसकी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो पोजीशन जब चेंज हो रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें W की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, तो mgh अपॉन टी, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमें दे दी है, P सारी वैल्यू हमें पता चल गया, 50 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, h की वैल्यू 6.75 और t इज इक्वल टू 9। तो वैल्यूज क्या आएगी पावर की 375 वॉट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 11.9। यहां पर बोला है एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका पावर कितना है 60 वॉट पावर है, इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे वो 6 आवर के लिए यूज हो रहा है या फिर यूज कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय वन डे बाय द बल्ब, यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी फाइंड करनी है कि एक दिन में वो कितनी एनर्जी यूनिट में यूज हो रही है, या फिर यूनिट में कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें यूनिट में फाइंड करने से पहले उसे किलोवाट आवर में फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम जानते नहीं है। ये रिलेशन हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है, या फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अब हमें यूनिट में फाइंड करना है, तो उसके पहले या तो फिर किलोवाट आवर में फाइंड करना पड़ेगा या तो फिर जूल में फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इजी हमें ये वाला रहेगा। कैसे? क्योंकि हमें पहले से वॉट में दे दिया है, जो बल्ब की जो पावर है वो वॉट में दे दी है, तो उसे हम किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि 1000 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। तो 60 वॉट यानी कितना? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 60/1000 0 कट, तो आंसर क्या आएगा 0.06 किलो वॉट। और टाइम तो ऑलरेडी हमें आर में दे दिया है। ठीक है, तो ये किलो वॉट हो गया, ये टाइम आर हो गया, आर में मिल रहा है। ठीक है, तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है, कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर वाली फॉर्मूला यूज कर देते हैं, P इज इक्वल टू E/T आप जानते हैं, यानी कि W/T भी लिख सकते हैं, E/T भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एनर्जी बोला है तो हम लिखेंगे E। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E को सब्जेक्टिव बनाओगे तो P इंटू टी, P की वैल्यू हम जानते हैं, T की वैल्यू भी जानते हैं, तो आंसर क्या आएगा 6×36 यानी 0.36 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट होता है, तो 0.36 किलोवाट आवर यानी कितने हो जाएंगे, 0.36 यूनिट्स। ठीक है, तो द एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिख देने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, और बाकी के जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है वो आपको लिख देना है अपने नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू।